हाय दोस्तों, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूं सीए फाइनल दिसंबर 21 के ऑल इंडिया रैंकर 24 ईशान पलतानी, जिसने 800 में से 568 मार्क्स अचीव किए हैं। हाँ ईशान, कैसा लगा आपको जब रिजल्ट आपको पता चला कि आपकी रैंक आई है? कैसा लगा आपको? So the result was outstanding. मतलब एक्चुअली ऑन 10th ऑफ फरवरी इट वाज माय बर्थडे। तो बर्थडे का दिन था, काफ़ी नर्वस था मैं उस दिन, कैसा रिजल्ट आएगा। आई हैव टू ऑप्शन, या तो मेरा बर्थडे बहुत अच्छा जाने वाला है या फिर मुझे पता नहीं कैसे दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बट जैसे ही आपका मतलब 2 बजे रिजल्ट आया था तो साइट थोड़ी क्रैश हो गई थी, रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा था। तो आई जस्ट कॉल्ड यू और आपने मुझे बताया कि ईशान मार्क्स तो आ गए 568 और रैंक का पेज नहीं खुल रहा है, तो मेरिट लिस्ट चेक करनी है। बस सर, जब वो 568 आपने बोला था ना, पूरी फैमिली एकदम खुशी के मारे स्पेल बाउंड था पूरा मूवमेंट सर। बहुत अच्छा लगा था। तो काफ़ी अच्छा लगा आपको? बिल्कुल सर, मतलब एक जो बर्थडे जा रहा था मेरा वो इतना अच्छा हो गया, हिस्टोरिकल बर्थडे हो गया सर मेरा एक्चुअली, क्योंकि इतना अच्छा गिफ्ट दिया मुझे आईसीआई और मेरी मेहनत ने। दैट वाज अमेजिंग सर। चलो, बहुत अच्छा है। आप इंटर के बारे में बताओ थोड़ा सा। सी इंटर जब आप कर रहे थे तो आपका क्या प्लानिंग था, और उसके बाद में फर्स्ट ग्रुप आप प्लानिंग करके आए थे, फिर सेकंड ग्रुप आपने बहुत ग्रुप किया, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा सा स्टूडेंट्स को। सर हुआ ये था, सीपीटी मैंने दिल्ली से करी, उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए मैंने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से देखा विद्यासागर इंस्टीट्यूट के बारे में। तो देखा यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा था, मतलब सक्सेस रेशियो यहाँ का 70-80% रहते ही रहता है। तो मेरे को सजेस्ट भी कुछ लोगों ने कि वहाँ जाओ, वहाँ तो रैंक्स आती है वहाँ पे। तो जब मैंने विजिट किया सर जयपुर तो इंटरमीडिएट के लिए, तो इतनी नॉलेज थी नहीं कैसा होता है, बस इतना पता था फैकल्टीज़ के थ्रू वहाँ की डायरी की बड़ा टफ होता है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो मैं केवल फर्स्ट ग्रुप के लिए आया था। बट जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे तो मेरी परफॉर्मेंस देखते हुए, यहाँ एक सर है लॉके पीयूष सर, उन्होंने मेरे को परफॉर्मेंस ट्रैक किया। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया यू जस्ट गो फॉर बोथ ग्रुप, तुम आराम से बोथ ग्रुप करो, रैंक सिक्योर करोगे। उसके बाद मैं आपसे मिला, आपने भी मुझे यही सजेस्ट किया। देन आई प्रेफर्ड बोथ ग्रुप्स एंड कोइंसिडेंटली तो नहीं सर, मेहनत से ही फाइनली आई सिक्योर्ड 44th रैंक इन सीए इंटर। उसके बाद तो मुझे ऐसा ब्लाइंड बिलीव हो गया कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, फाइनली वीएसआई से करना, वीएसआई में मैं ही रैंक लेके आऊँगा मैं। अच्छा, आपने ट्रेनिंग कहाँ से करी? ट्रेनिंग के लिए सर मैंने नोएडा में आरएसएम फर्म है उसमें ज्वाइन किया था एंड मैं ऑडिट एंड एश्योरेंस फील्ड में था ट्रेनिंग में। अच्छा, यस सर। तो आपने जब ये ट्रेनिंग का टाइम चल रहा होता है, आर्टिकलशिप चल रही होती है, उस समय स्टडी भी मैनेज करनी होती है और साथ में ट्रेनिंग भी मैनेज करनी होती है, उसमें बैलेंस कैसे किया आपने? सर ये मतलब 3 ईयर का जो पीरियड होता है ये बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। ऐसा लगता है कि लाइफ में हमें कितने सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। फ्रॉम हमारा ऑफिस टाइमिंग जो रहती है उसमें भी हम बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं दे सकते, हमारी स्टडी भी पूरी प्रेफरेंस देनी होती है स्टडी को। तो सर होता ये था कि मॉर्निंग में 7 to 10 क्लासेस लेते थे 3 आवर्स की, उसके बाद रेडी होकर चले जाते थे ऑफिस। देन इवनिंग में जब वापस आते थे तो सर रिवीजन करते थे जो भी हमने पढ़ाया होता था। और सैटरडे जो वीकेंड्स होते थे हमारे, वीकेंड्स पे हम जो भी वीकली पढ़ा पूरा उसको पूरा रिवाइज करते थे। एंड प्लान किया हुआ था कि 1 ईयर तक, मतलब एग्जाम से 1 साल पहले तक क्लासेस कंप्लीट हो जाएं, बट वो थोड़ा सा डिले हो गया था, बट सर हो गई थी क्लासेस कंप्लीट टाइम पे। अच्छा, लास्ट 6 मंथ से पहले आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी? हाँ ये सर। तो लास्ट के 6 मंथ में आपके क्या स्टडीज रही? सर 6 मंथ की स्टडीज़ तो एक्चुअली जो गेम चेंजर पॉइंट है वो 6 मंथ की स्टडीज़ ही हैं, बिकॉज उस 6 मंथ में ना मेरी यहाँ पे 3 सीरीज़ थी वीएसआई में, बट एग्जाम एक्सटेंड होने की वजह से वो 4 सीरीज़ हो गई थी। तो मॉक टेस्ट सीरीज़ मतलब 4 सीरीज़ 8 into 4 32 एग्जाम्स मैं ऑलरेडी यहाँ दे चुका था। वहाँ के जो 8 एग्जाम्स थे वो मेरे आफ्टर 32 एग्जाम्स हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि पास सब में हो जाऊँगा और एग्ज़ाम लिख लूँगा, कुछ भी रह नहीं जाएगा। बस ये था कि सर 6 मंथ्स में टाइमिंग बहुत बढ़ा दिए थे स्टडी का, लाइक 12 to 13 आवर्स पर डे पढ़ना ही पढ़ना होता था। और अकॉर्डिंग टू मॉक टेस्ट जो स्केड्यूल होता था हमारा वो वही पढ़ते थे हम, क्योंकि हमें हमारे टारगेट इतना दिया जाता था कि जो आपका मॉक टेस्ट है आपको उसमें स्कोर करना है, अल्टीमेट रिजल्ट तो आएगा ही आएगा अगर मॉक टेस्ट में स्कोर किया तो। एंड मॉक टेस्ट में भी सर इंप्रूवमेंट था, बिकॉज फर्स्ट सीरीज में मेरे 488 थे आउट ऑफ 800, सेकंड में 548 थे आउट ऑफ 800, थर्ड में सर आप ही ने टारगेट दिया था और आई अचीव 600 आउट ऑफ 800, बहुत बड़ा स्कोर था। फिर फोर्थ सीरीज में थोड़ा सा कम हो गया था एंड देन फाइनली आई स्कोर्ड 568 एंड सिक्योर्ड 24th रैंक। फोर्थ सीरीज में कितने मार्क्स थे? सर अराउंड 520। 520? Yes. तो फोर्थ सीरीज ज़्यादा मार्क्स आ गए। वो तो सर यहाँ बोलते हो ना कि यहाँ मॉक टेस्ट से 1.1 ही होते हैं वहाँ के मार्क्स, तो आने ही थे वो तो फिर। अच्छा, आपने एग्जाम के समय क्या ध्यान रखा? एग्जाम में क्या क्या चैलेंजेस आते थे आपका? जैसे 1.5 डे का टाइम मिलता है तो उसमें रिवीजन हो पाता था या नहीं हो पाता था,
तो उसको बैलेंस कैसे किया आपने? उस समय एग्जाम का प्रेशर भी होता है यस सर। कि क्या मालूम कैसा पेपर आने वाला है, क्या है क्या नहीं, उसको कैसे मैनेज किया? सर बेसिकली अब 4 सीरीज के 4 रिवीजन हो चुके थे, लास्ट के 15 डेज में एक रिवीजन, 5 रिवीजन कंप्लीट हो चुके थे मेरे एग्जाम की 1.5 डेज लीव से पहले। अब जो 1.5 डेज में जो मुझे देखना होता था वो ये होता था, जो भी स्टार मार्क चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं तो कुछ हम देख लेते हैं बहुत डिफिकल्ट है, बार बार करने पर भी नहीं आ रही है, तो वो देखता है मैं सबसे पहले। जिस दिन आया एग्जाम से आने के बाद सर सबसे पहले ईजीएस्ट पार्ट उठाता था, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आया ये सब्जेक्ट मुझे आता है। फिर नेक्स्ट डे जो मेन एक 1 डे का जो स्ट्रगल रहता था उसमें मैं सबसे पहले उठाता था जो ये स्टार मार्क प्रोविजंस हैं, जो भी चीज़ें जो नहीं आती, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता था, वो देख लेता था। और इतना मतलब सर अगर ये 5 रिवीजन हो जाए ना उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 1.5 डे सफिशिएंट है, हो जाएगा रिवीजन। तो एग्जाम में कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं आया आपको? ऐसा नहीं लगा कि सर रिवीजन नहीं हो रहा है, ऐसा प्रेशर नहीं रहा? नहीं सर, अगर मॉक टेस्ट सीरीज मैंने इतनी अच्छे से दी है ना तो मेरे को बिल्कुल प्रेशर नहीं हुआ था। बट सर मार्केट की सिचुएशन तो ऐसी है, बच्चों के कुछ के फ़ोन आते हैं काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, तो उनकी तो कंडीशन ये होती है कि लास्ट के 2 मंथ्स उनके हैंड में होते हैं और फिर वो बोलते हैं मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ना करें। तो ऐसे में पास होना भी बहुत डिफिकल्ट है, वो लोग रैंक की तो पता नहीं कैसे ही सोचते होंगे। वो बेसिकली क्या है कि लास्ट के 6 मंथ रिवीजन करने के लिए होना चाहिए, जैसा अपना सिस्टम है कि लास्ट के 6 मंथ में नया चीज़ कुछ नहीं, केवल और केवल पहले पढ़ी हुई चीज़ें रिवाइज करेंगे, जब तो पास हो जाएंगे। अदरवाइज बच्चे लास्ट मोमेंट तक स्टडी करते रहते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि चलो अब एक दिन में रिवीजन हो जाए, तो पॉसिबल नहीं होता। तो वो तो प्लान तो करना ही पड़ेगा, प्लानिंग से चलने पे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आती है। अच्छा ऐसा ना, जो आपके जूनियर्स हैं यस सर। और जो अभी प्रेजेंट में एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आपका मई 22 में एग्जाम दे रहे हैं या जस्ट नवंबर 22 में एग्जाम दे रहे हैं, या जो और सीए फाइनल कर रहे हैं, इससे बच्चों को क्या बताना चाह रहे हो आप कि स्टडी कैसे मैनेज करनी चाहिए अप टू ट्रेनिंग टाइम, और उसके बाद में रिवीजन कैसे करना चाहिए और एग्जाम में क्या ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहले अगर स्टडी जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसकी प्रेफरेंस दूँ तो आप कोई भी एग्जाम्स उठा लीजिए, मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, एग्जाम पेपर आप मैटर चेक करना, जो स्टडी मैट इंस्टीट्यूट का होता है ना, सिमिलरली अबाउट 90% एक्यूरेसी बिल्कुल वही स्टडी मैट चाहते हैं। बट ये मेथ बना रखी है कि स्टडी मैट डिफिकल्ट है, स्टडी मैट बेकार है, आते नहीं उसमें से। मेरे सर स्टडी की ट्रिक यही रही है, सबसे पहले जो स्टडी मैट होता है ना कंप्लीट स्टडी मैट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रीवियसली एमटीपी एंड आरटीपी करता हूँ, नथिंग एल्स, केवल स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी, वो बहुत सफिशिएंट है सर। क्योंकि अगर हम उसी को बार बार रिवाइज कर लेंगे ना तो वो हमारी इतनी टिप्स पे आ जाती है कि 1.5 डेज में ऐसा लगता है स्टडी मैट तो पूरा देखा हुआ है, हर एक पन्ना हमारे, हर एक पेज हमारे दिमाग में फिट होता है सर। तो मटेरियल तो ये यूज़ करना है। बाकी स्ट्रेटजी फॉर May 22 में जो ये May 22 में जो लोग बैठ रहे हैं उनके लिए तो सर मतलब अब टाइम कम है, तो मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो जल्दी से अपना रिवीजन प्लान करने के लिए। और इनकेस आप मॉक टेस्ट प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं जो भी रीजन है, तो उस अकॉर्डिंगली आप मॉक टेस्ट का जो स्केड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी प्लान कर लीजिए, लाइक 4 डेज 3 डेज पर एग्जाम, तो वो आपको बहुत हेल्प कराएगी। आप ऐसा मत जाना कि बिल्कुल ब्लैंक होकर वहाँ पे एग्जाम्स में जाए, मतलब रिवीजन आपके होने चाहिए, विदाउट रिवीजन एग्जाम में बैठना इज अ डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, जैसे ये आपने आईसीआई के अलावा भी कुछ पढ़ना चाहिए कि आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है इसके अलावा और क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड, इक्वेशन बैंक्स और बहुत सारे मतलब बुक्स जो आते हैं कंपाइलेशन वगैरह, तो एडिशनल मैटर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, या बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में ध्यान दें, या एडिशनल मैटर पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए? सर लास्ट 6 मंथ्स में मैं भी इस क्वेश्चन में बहुत डिलेमा में था, मुझे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो मेरे सीनियर्स रैंकर्स थे मैंने उनसे डिस्कस किया कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है जो मैं जिससे मैं भी रैंक अचीव करूँ। तो सर बेसिकली ना आउटपुट एक ही आया कि तुम स्टडी मैट प्रिपेयर करो और उसके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कर लो कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कॉन्सेप्चुअली एकदम ठीक जाएगा वो। तो ये इसके अलावा जो मैंने स्टडी मैट पढ़ा उसके बाद एमटीपी, आरटीपी एंड प्रीवियस पेपर्स, इसके अलावा सर नो कंपाइलर, नो क्वेश्चन बैंक, नो स्कैनर्स, आई थिंक बिल्कुल जरूरत नहीं रहती सर। मतलब कम से कम मैटर पढ़े, नहीं क्वालिटेटिव मैटर पढ़े, हाँ सर, वो ज़्यादा बेटर है। कॉन्सेप्चुअल जितने क्लियर हैं वो ज़्यादा बढ़िया है। और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस तो आएगा नहीं सर, वो तो बेटर है कि कंसेप्ट क्लियर कर लें, किसी भी तरह का क्वेश्चन बन के आ जाए तो वो सही हो जाए स्टूडेंट्स का। ये मतलब बेसिक थीम है तुम्हारी। यस सर। चलो किसान, हाँ। एंड ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन के टाइम पे ना एक सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एक चीज़ फेस करते हैं कि वो डिमोटिवेट बहुत होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है कि हम पास हो पाएंगे नहीं। सबसे पहले माइंड में एक ही चीज़ आती है, फियर ऑफ फेलियर। तो सबकी अलग अलग हैक्स होती हैं। व्हाट आई प्रेफर्ड, मैं सबसे पहले ना थोड़ा बिलीवर हूँ, तो वर्शिपिंग इज़ द की। आप ज़रूर करा करिए, दिन में आप 10 मिनट भी निकालिए फॉर चैंटिंग पर्पस। एंड सेकेंड थिंग, आप पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है किसी भी चीज़ से, आप लो वॉल्यूम में भजन प्ले कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, मैं शाम को क्या करता था, पूरे दिन में नहीं निकलता था घर से, बस शाम को कुछ वक्त के लिए बाहर जाता था पार्क में, और स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको फीड कराता था।
दैट वॉज सफिशिएंट फॉर मी। मतलब किसी भी सोर्स से आप वो चीज़ ढूंढिए जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले एंड कॉन्फिडेंस रहे। डोंट लूज कॉन्फिडेंस। आप किसी भी अपने एक मेंटर को चूज करिए और उससे डिस्कशन करिए, दैट्स इट। चलो बहुत अच्छा ईशान, आपने बच्चों को मोटिवेट किया और Thank you, sir. जैसे आप रैंक आए हैं उसी तरीके से बाकी भी आपको फॉलो करके और रैंक आएंगे या कम से कम सक्सेस तो हों। थैंक यू ईशान। थैंक यू सो मच सर।